हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओरल कैंडिडियासिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एक्यूट एंड क्रोनिक फॉर्म ऑफ कैंडिडियासिस, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस के बारे में, तो मेरे साथ बने रहिए। क्रोनिक एट्रोफिक में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंचर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर चिलाइटिस एंड मीडियम रोम्बाइड ग्लॉसाइटिस। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंचर स्टोमेटाइटिस के बारे में। डेंचर स्टोमेटाइटिस is a diffuse inflammation of maxillary denture bearing area with or without cracking, and inflammation of oral commissure, angular cheilitis that occurs in 15 to 65% of denture wearer. The commonest form of infection in elderly full denture wearer. चार जो मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ओरल कैविटी के अंदर डेंचर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है, उसमें से पहला होता है एडहेसिव, यानी कि वो मुंह में या आपके हार्ड पैलेट पे, तालू पे जाके इस तरह से चिपक जाता है कि वहाँ से उसको निकालना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और जिसकी वजह से हम वहाँ की हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कैंडिडा ग्रो कर जाता है। दूसरा है इम्प्रॉपर डिज़ाइन, जो डेंचर का डिज़ाइन है वो एक्यूरेटली आइडियल नहीं है, उसकी वजह से भी कैंडिडा ग्रो करता है। तीसरा रीजन है जिस भी मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस को बनाने के लिए, डेंचर के बेस को बनाने के लिए उससे पेशेंट एलर्जिक है और वो कॉज करता है सेकेंडरी इन्फेक्शन को। और फोर्थ रीज़न है इनएडिक्वेट क्वेरिंग ऑफ डेंचर, यानी कि जब डेंचर बनने लैब में जाता है तो हम वहाँ पे उसको ठीक से प्रोसेस नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी जब पेशेंट ऐसा डेंचर पहनता है तो उसमें कैंडिडियासिस के ग्रो होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात हम करेंगे इसके पैथोजेनेसिस की। जब भी पेशेंट रात में डेंचर पहनकर सोता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लाक होता है, वो सारे आपस में मिलके कैंडिडा को ग्रो करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट दे देते हैं और वहाँ पे ये इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। An anaerobic environment is created between the denture and the tissue, and the presence of food debris on tissue bearing area of a denture added to the condition. क्लिनिकल फीचर में इस तरह के जो लीजन होते हैं वो या तो डिफ्यूज होते हैं और पैची होते हैं। ओकेजनली सीडोमेम्ब्रेनस लेयर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है एक्सेप्ट सोरनेस, बर्निंग सेंसेशन, यानी कि कभी कभी वहाँ पे पेशेंट्स को जो है वो बर्निंग सेंसेशन की भी कंप्लेन होती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड एंगुलर चिलाइटिस। बोथ क्रोनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस एंड पैलेटल पैपिलरी हाइपरप्लेसिया आर प्रेजेंट under a poorly fitting denture. The palatal mucosa will velvety or resemble an over-rip strawberry and bleed on a slight pressure. आप जब उस एरिया को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के जैसे दिख रहा है, और जैसे ही आप वहाँ पे हल्का भी प्रेशर लगाइएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग जो है होने के चांसेस होते हैं, या ऐसा लगता है कि बस जो है ब्लीडिंग हो जाएगी। Clinically appear as a well-demarcated erythematous zone that affect the midline posterior dorsal tongue, usually asymptomatic with characteristic appearance. Erythema on tongue is due to loss of filiform papillae. Lesion usually symmetrical and the surface may range from smooth to lobulated. Pain and burning usually reported at the time of excavation, but the raw area persists for years as long as denture worn. अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट पार्ट के बारे में। अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो भी डेंचर वो पहन रहा है हम उसको करेक्ट करेंगे। दूसरा, हम ऐसे पेशेंट की ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। और तीसरा, ऐसे पेशेंट को हम एंटी फंगल थेरेपी देंगे। ऐसा पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो या तो हम उसके डेंचर को उसमें ऑल्टरेशन करेंगे, बदलाव करेंगे, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसके डेंचर को चेंज कर देंगे। दूसरा, हम पेशेंट को निस्टेटिन क्रीम या निस्टेटिन सॉल्यूशन देंगे ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। पेशेंट को हम हमेशा ये एडवाइस करेंगे कि जब भी वो रात में सोने को जाता है तो अपने डेंचर को कभी भी पहनकर ना सोए, हमेशा अपने डेंचर को उतार कर पानी में रख दे और सुबह उठकर उसे धोने के बाद ही वो उसे पहने।
चौथा, ऐसे पेशेंट को हम एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स देंगे, पेन और उसके पेस्ट देंगे ताकि वो उनको पहने, ताकि आराम से उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेन है, जो भी बर्निंग की कंप्लेन है, वो सॉल्व हो जाए। ऐसे पेशेंट में हम एम्फोटेरेसिन बी और निस्टेटिन जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी ऐसे पेशेंट में आप देखिए कि कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है कि पेशेंट जो है उसमें किसी भी तरह के दूसरे इन्फेक्शंस ना हो और वो मेंटेन रहे। आज का दूसरा टॉपिक है एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द लीजन अफेक्टिंग द लिप कमीशर व्हेन अदर स्पेसिफिक लीजन सच एज रिकरेंट herpes labialis, ulceration due to known trauma, environmental exposure or syphilis are excluded. It is a multifocal disease. Both non-microbial and microbial factors are involved. प्रीडिस्पोज्ड बाय यानी कि ये ओरल कैविटी में किस वजह से देखने को मिलता है। पहला, डेंचर वेयरर में ये ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, ये ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है जिनमें ऑलरेडी लिप्स इनलार्जमेंट्स के डिजीज पहले से देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरोफेशियल ग्रैन्युलोमेटोसिस, कॉन्स डिजीज एंड डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में। डिफिशियंसी स्टेट में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट्स में अगर इन तरह की डिफिशियंसी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, हाइपरविटामिनोसिस, माल एब्जॉर्प्शन स्टेट, जिंक डेफिशिएंसी, HIV, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी पेशेंट्स में होती हैं तो उनमें एंगुलर चिलाइटिस होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और ऐसे पेशेंट में वो कॉमनली देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे एंगुलर चिलाइटिस की इटियोलॉजी के बारे में। तो ये हमेशा एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। दूसरा, ऐसे पेशेंट में जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। तीसरा, जब भी किसी पेशेंट का जो डेंचर वो पहन रहा है उसका वर्टिकल डायमेंशन अगर रिड्यूस्ड है और वो लॉन्ग टर्म से, बहुत ज़्यादा टाइम से, ड्यूरेशन से वो डेंचर को पहन रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये देखने को मिलता है। चौथा, डेंचर स्टोमेटाइटिस। एंड पांचवा, हेवी स्मोकर्स। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें भी एंगुलर चिलाइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो कैंडिडा के केसेस ओरल कैविटी में देखने को मिलते हैं उनमें 20% केसेस जो है वो कैंडिडा एल्बिगेंस के देखने को मिलते हैं। रेस्ट 20% जो केसेस हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के होते हैं। 60% जो केसेस हैं वो मिक्सचर होते हैं कैंडिडा एल्बिगेंस के एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के। क्लिनिकल फीचर्स में ऐसा पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपको उसके ओरल कैविटी में ड्राइनेस और बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन जो है वो मिलेगी। ऐसे पेशेंट में एरिथमा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ये या तो एट्रोफिक भी हो सकता है, एरिथमा हो सकता है, अल्सरेशंस भी हो सकते हैं। तो जो इसका प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट पेशेंट में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकता है। लीजन ओकेजनली एक्सटेंड बियॉन्ड द वर्मिलियन बॉर्डर onto the skin and the wrinkling become more pronounced to form one or more deep linear furrows or fissure radiating from the angle of the mouth, which appear ulcerated but do not tend to bleed. अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है और हमें उसकी डायग्नोसिस करनी है तो सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर हमें लगता है कि ऐसे पेशेंट में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो हम ऐसे पेशेंट का माइक्रोबियल कल्चर यानी कि हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है जिसमें सिस्टमिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा है या हमें लग रहा है कि इसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम ऐसे पेशेंट का ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं। अब बात करेंगे हम इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले क्या ज़रूरी है, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि हर एक प्रॉब्लम की एक इटियोलॉजी होती है उस पर्टिकुलर पेशेंट में। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि उसकी जो भी मेन प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव करें, उसको हम हटाएं। दूसरा, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, अगर डेंचर में कोई प्रॉब्लम है, उसके डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको चेंज करें। उसको हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे पेशेंट को हम चेक करेंगे कि उसमें अगर सिर्फ कैंडिडा एल्बिगेंस इन्वॉल्व है या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है, तो उसके बेसिस पे हम ऐसे पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करते हैं। और अब हम बात करेंगे आज के तीसरे और लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मीडियम रोमाइड ग्लोसाइटिस।
It is characterized by an area of papillary atrophy that is epileptical or rhomboid in shape, symmetrically placed centrally at the midline of the tongue anterior to the circumvallate papillae. बहुत सालों से हम ऐसा मान रहे हैं कि मीडियम रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस जो है वो एक डेवलपमेंटल और कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कॉजिंग सेगमेंट ऑफ अ ट्रैबिकुलम इम्पेयर टू परसिस्ट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्यूरिड इन अ नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके क्या क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहला रीजन जो कि है डेवलपमेंटल, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा डायबिटीज और चौथा स्मोकिंग। यानी कि ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें मीडियम रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। क्लिनिकली ये 15 से 84 साल के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ राउंडेड और रफली लॉन्ग जो है और रोम्बॉइड शेप का, एपिलेप्टिकल शेप का होता है, रेज्ड एरिया होता है, सर्कमवैलेट पैपिला के एंटीरियरली जो है ये प्लेस होता है। The long axis of a rhomboid is in the anteroposterior direction. It affects the filiform papilla और other papillae too. Surface जो होता है इसका dusky होता है, fissured होता है और lobulated होता है। The infected area may also demonstrate a midline soft palate erythema in the area of routine contact with the underlying tongue, involvement referred as a kissing lesion. ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत बार जब आप नीट एमडीएस की प्रिपरेशन करते हैं और नीट के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें यह आता है कि विच ऑफ द लीजन इज नोन एज ए किसिंग लीजन एंड द आंसर इज मीडियम रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। जब आपके टंग पे मीडियम रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस लीजन हो जाता है और जब आप के टंग जो है बार बार पैलेट को टच करता है उसकी वजह से वो लीजन जो है वो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन वहाँ भी देखने को मिलते हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं किसिंग लीजन। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं जो कि हैं ज्योग्राफिक टंग, इरिथ्रोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनस, लिकेनॉइड ड्रग रिएक्शन एंड डेफिशिएंसी स्टेट। लेकिन अगेन हमें सबसे ज़्यादा जानना जो ज़रूरी है वो है इटियोलॉजी, क्योंकि इटियोलॉजी एक मेन रीज़न होता है किसी भी डायग्नोसिस और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन पार्ट। ऐसे पेशेंट में अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम स्टेनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो ये जो लीजन होता है ये कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट को ना इसमें पेन होता है ना बर्निंग होता है, तो इसमें एज सच इनिशियली किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने जो ओरल हाइजीन को मेंटेन करे, और अगर ऐसे पेशेंट में हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो हम ऐसे पेशेंट में एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर बर्निंग की प्रॉब्लम है तो वो देते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं होता है कि ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफ़र हो जाए, और इनमें हम ये सारी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्फिटेरिसिन बी, निस्टैटिन, कीटोकिनाजोल, फ्लुकोनाजोल, तो ये सारी दवा जो है हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मैं अगले किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा ये भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के वीडियो के लिए थैंक यू।